जी लेक्चर 74। अच्छा आ जाएं पेज 149 पे। जी आप ऑफिस सेंटर में गए, लाहौर में कंप्यूटर्स की मार्केट है, वहाँ पे आपने किसी दुकानदार को कहा मुझे बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया है तो मैं तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करके दे देता हूँ। तो दुकानदार ने कहा ठीक है भाई, आप भी तजर्बा कर लो मेरे पे। तो आपने दुकानदार को कहा यार ऐसा है कि मैं तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूँ तो 8,000 पे रेट तय कर लो। तो 8,000 पे आपने रेट तय किया और आपने उसे रिटर्न बना के दे दी। कैश डेबिट आपकी जेब में 8,000 आ गया और इनकम क्रेडिट। वो क्या एंट्री करेगा मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो आप जाते जाते सड़क पे किसी को भी रिटर्न बना के दे दें, पाई इधर रिटर्न बनवा ले मेरे से, तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन आपने कहा यार मुझे लैपटॉप चाहिए, वो जो सामने पड़ा हुआ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तो अब महंगी चीज आप मांग रहे हैं, 8,000 का तो लैपटॉप नहीं होता, फिर जेब से आपको पैसे बल्कि और देने पड़ेंगे। उसने कहा यार फिर आप 40,000 दे दो। 40,000 दे दो। आप बताएं आपको लैपटॉप कितने में पड़ा? इट विल द कॉस्ट फॉर सेक्शन 76 फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये एंट्री नोट कर लें सबसेक्शन 8 की। इसमें ना लैपटॉप की फेयर वैल्यू दी हो तो इग्नोर करनी है आपने, इस तरीके से कॉस्ट निकालनी है जैसे मैंने यहां निकाली है। आपने 8,000 की रिटर्न बना दी और थोड़े से पैसे दे दिए, बदले में आपको लैपटॉप मिल गया। ओके चलें जी पढ़ें। वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप, क्या एक्वायर कर रहे हैं आप? वेयर एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप इज कमाना ऑफ एन अमाउंट। अमाउंट कितनी कमा रहे हैं? इज कमाना ऑफ एन अमाउंट, और वो अमाउंट चार्जेबल टू द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शेल बी इक्वल टू चार्जेबल अमाउंट कितनी प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट इज इक्वल टू। तो लैपटॉप की फेयर वैल्यू लैपटॉप की कॉस्ट नहीं होगी इस सिनेरियो में। इस सिनेरियो में आपने देखना है, याद रखें, इस सिनेरियो में आपने चार्जेबल अमाउंट में जमा कर देनी है अमाउंट पेड। व्हाट इज चार्जेबल टू टैक्स? 8,000 जो आपने इनकम कमाई है। एंड व्हाट इज अमाउंट पेड? तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ लैपटॉप? दोबारा पढ़ लें। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो और साथ ही आप इनकम कमा रहे हो, तो द कॉस्ट शेल बी सम ऑफ, बोले, चार्जेबल अमाउंट प्लस अमाउंट पेड फॉर द एसेट। मोहतरम आपका नाम? नादिर। नादिर भाई के आमों के बाग हैं, तो नादिर भाई कमा रहे हैं एग्री कल्चरल इनकम। तो मैंने कहा यार 3 आमों की पेटियां मुझे भी दे दो। तो नादिर की बात कर रहा हूं, ये एंट्री करेगा कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, या एग्रीकल्चरल इनकम क्रेडिट, ऐसे ही एंट्री करेगा। नादिर की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन नादिर ने मुझे कहा कि आपसे पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप ये वाला लैपटॉप, कैमरे में नजर आ रहे थे, आप मुझे ये वाला लैपटॉप दे दें। नादिर ने कहा मुझे ये वाला लैपटॉप दे दें। मैंने कहा फिर पैसे थोड़े बहुत तुम मुझे दो। तो मैंने नादिर से मांगे 40,000। तो नादिर की बुक्स में मैं बात कर रहा हूं, अब लैपटॉप उसके पास
आ गया। अगेन कहानी तो सारी वही बनी, कोई ऐसी टेक्निकल बात तो मैंने की नहीं नई। लेकिन इस अमाउंट का नाम चार्जेबल नहीं अब रख सकते हम, इस अमाउंट का नाम क्या रखेंगे? एग्जाम्प्ट। तो द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शेल बी सम ऑफ अमाउंट एग्जाम्प्ट प्लस एनी अमाउंट पेड, जो अमाउंट आपने पे की है। बहरहाल ये लैपटॉप तो मैं आपको नहीं दे रहा क्योंकि ना आपने पैसे दिए हैं ना आपने मैंगो दिए हैं, तो इसलिए नोट कर लें। तो अगला पॉइंट पढ़ लें, इसमें वही बात लिखी हुई है। जी, where the acquisition of laptop is the derivation of an, साथ ही आप इनकम भी कमा रहे हो, लेकिन वो इनकम क्या है? The cost of laptop shall be equal to exempt amount plus amount paid to acquire the, so the total is 48,000। अगले पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये कल करेंगे। ठीक है, बच्चों का इंतजार हो रहा था, निकालें न्यूमेरिकल, कतील से अगला निकाल लें। ओहो, ये तो कर नहीं लिया हुआ। मुश्ताक, ये भी चैप्टर 19 से लिया गया। मुश्ताक इज अ सोल प्रोप्राइटर, मुश्ताक एंटरप्राइज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पॉज करना जरा, वीडियो भाई किसी वजह से पॉज कराई थी मैंने। मुश्ताक इज सोल प्रोवाइडर ऑफ मुश्ताक एंटरप्राइज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एमईज प्रॉफिट एंड लॉस शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1.8 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। चलें वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बताइए जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 लाख। कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी और कुछ चीजें इग्नोर होंगी। सुबह सुबह बुलवा रहे हैं। अच्छा जी, पॉइंट 1 पढ़ें, छोड़े हम लिख लीजिएगा बाद में। पॉइंट 1 पढ़ें। एमई ने एम्प्लॉय किए हैं 5 सेल्स मैन इसलिए लिखा है कि 5 है, फुल स्टॉप। रुपीज 32,000 पर मंथ फॉर पे टू ईच सेल्स मैन। एक को 32,000 दिए जा रहे हैं पर महीने, और वो किसमें दिए जा रहे हैं? जिसमें 6,000 शामिल है कस्टमर की इंटरटेनमेंट बिजनेस प्रेमिसेस में करने के लिए। तो इंटरटेनमेंट तो नॉर्मल सा खर्चा ना, ये तो अलाउड होता है। अच्छा, ये अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन लें कि ये कहानी क्या है। यानी 32,000 उसकी तनख्वाह है या उसकी 26,000 तनख्वाह है, ये जरा मुझे बता दें। ये बंदा घर जाके क्या बताएगा, मेरी तनख्वाह 32,000 है या 26,000 है? सिक्योरिटी गार्ड को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, इधर देखना यार, छोड़ वो बातें। सिक्योरिटी गार्ड को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई यार 32,000 रुपया महीने का ले लिया। उसने कहा सर, कहते हैं नहीं, इतनी तनख्वाह नहीं, बाकी गार्ड्स की इतनी तनख्वाह नहीं है आपको, सॉरी इधर 32,000 महीने का ले लिया करें। इसमें से जो 6,000 है ना, वो जो कॉलेज में बच्चे आते हैं ना, उनको इंटरटेन करने के लिए खर्च कर दिया करें, वो आप घर नहीं लेके जा सकते। तो गार्ड ने कहा यार इंटरटेन, अब मैं क्या कहूँ, इधर बोतलें बिस्किट तो मैं रख नहीं सकता। अक्सर ये होता है कि बच्चे रिक्शे पे आते हैं तो रिक्शे वाले को पैसे अब होते नहीं उनकी जेब में, रिक्शे वाला भी परेशान होता है, वो फिर उस मद में दे दिया करूंगा, ये भी तो बच्चे इंटरटेन हो जाया करेंगे। चलो, तो उस मद में प्रिंसिपल साहब ने इसको 5-6 हज़ार रुपए पकड़ाए हुए हर महीने कि यार गार्ड ये बच्चों पे खर्च कर दिया करो, कॉलेज के बच्चों पे, कस्टमर्स पे, बिजनेस प्रेमिसेस में। तो ये सेल्समैन है, ये लोग चीजें बेचते हैं और इनको कहा जाता है लोगों को 6,000 की चीजें खिला पिला दिया करो और बिल ला के दिखाया करो हमें, हम आपको 6,000 रुपए दे दिया करेंगे। तो बताएं 32,000 तनख्वाह मिल रही है या 26? मिल तो 32 रही है, लेकिन जो तनख्वाह घर लेके जाने की इजाजत है एम्प्लॉय को, वो बताएं कितनी है? क्लियर होगी ये बात? आप बता दें 26,000 पे कौन सा रूल लगाना है और 6,000 पे कौन सा रूल लगाना है। पहले 26,000 की बात कर लें। ₹26,000 पे रूल लगेगा पॉइंट एम।
एनुअल सैलरी पेड एक्सीडिंग 25,000 रुपए। तो एड सैलरी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, ना ना ना, पेड इन कैश जी। कितनी तनख्वाह? 26,000। कितने आदमी? 5। साल में कितने महीने? 12। जी हजरात आगे आए। एंटरटेनमेंट कस्टमर्स की कहाँ हो रही है? तो बिजनेसमैन का तो ये भी खर्चा हुआ है ना, 26 भी खर्चा हुआ है, 6 भी खर्चा हुआ है। बिजनेसमैन के जूते पहने ना, तो उसका तो 26 भी खर्चा हुआ है, 6 भी खर्चा हुआ है। ये बिजनेस प्रेमिसेस में हो रही है। तो अगर कस्टमर्स को हम बिजनेस प्रेमिसेस में कुछ खिला पिला दें तो रूल डी की रोशनी में ये अलाउड है। लेकिन एक मसला है, ये भी कैश में पे हुआ है। ये भी किस में पे हुआ है? कैश में। अच्छा, ये पॉइंट एल देखें जरा, पेज 130 पे। पॉइंट एल में लिखा हुआ लफ्ज एनी एक्सपेंडिचर। एनी का क्या मतलब होता है? सिवाय बिजली के बिलों के, फ्रेट के, ट्रेवल के, पोस्टेज के और टैक्सेस के। तो ये तो इनमें से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है पॉइंट एल में अगर एंटरटेनमेंट कैश में पे हो तो ये भी जुर्म है। अब एंटरटेनमेंट किस में पे हो रही है? कितने लोग कहते हैं इतना डीप डाउन हम नहीं सोचते हैं, इतना सोचना था। ये सब बताता हूँ। ये टोटल्स देखते होते हैं 2.5 लाख से ज्यादा, फिर इंडिविजुअल पेमेंट्स देखते हैं। तो देख लेते हैं टोटल कौन सा अकाउंट? एंटरटेनमेंट। कितने हजार? कितने बंदों को? कितने महीने? तो टोटल तो बढ़ गया 2.5 लाख से। टोटल तो 2.5 लाख से बढ़ गया। अच्छा, हर बंदे को बुला के कितने पैसे दिए जाते हैं? तो 6,000 6,000 6,000। 5 दफा 6,000 पहले महीने दिए जाएंगे, फिर 12 दफा 6,000 हर 5 महीने में, हर महीने में 5 दफा 6,000 दिए जाएंगे। यानी अगर मैं 6,000 लिखना शुरू करूं तो पहले महीने के 5 दफा 6,000 आएंगे क्योंकि 5 सेल्समैन है, फिर 12 महीने के 60 दफा 6,000 आएंगे। तो 60 पूरा हो गया। तो ये 60 दफा 6,000 लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि इंडिविजुअल पेमेंट हमारी 25,000 से कम है, इसलिए मैं सबको ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं। तो ये खर्चा अलाउड है, चाहे कैश में पे हुआ है। इधर देख लें, टोटल अकाउंट का 2.5 लाख से ज्यादा था। बहुत अलार्मिंग बात थी, खतरे की घंटी थी। टोटल 2.5 लाख से ज्यादा था। कैसे? 6,000 5 बंदों को दिया, 12 महीने, तो साल में 3 लाख। वेरी अलार्मिंग अकाउंट, बड़ा खतरनाक अकाउंट बन गया। ये खतरनाक अकाउंट है, लेकिन शुक्र है इंडिविजुअल पेमेंट्स 25,000 से। हर बंदे को जब बुलाते हैं तो सिंगल पेमेंट कितने की करते हैं? 6,000। फिर अगले बंदे को बुलाते हैं, फिर 6,000 देते हैं। तो छोटी मोटी पेमेंट्स हैं। बिजनेस कैश में करता रहे यार, क्या हुआ, कोई नहीं, करोड़ों की पेमेंट कर दे बेशक, लेकिन इंडिविजुअल पेमेंट 25 से नीचे होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज अलाउड। तो परेशान नहीं होना कि इस पे एल पॉइंट की रोशनी में नॉट अलाउड क्यों नहीं है, अलाउड है। कितने लोग कहते हैं ये नहीं हमने सोचा था, बस एंटरटेनमेंट सोच लिया था, वही काफी है। पूरे साल एक माह में इसका टोटल साल का तो देखना होता है ना। ये तो टोटल होता है ना साल का, ये वाली फिगर टोटल होती है साल की, ये तो आ गई। अब देखनी है सिंगल पेमेंट्स कितने की कर रहे हैं। वो अगर 25,000 से ऊपर की हैं तो नॉट अलाउड, 25,000 से नीचे की हैं तो अलाउड। तो हर बंदे को बुला के बताओ कितने पेमेंट की जाती होगी? 6,000। पूरे साल की सैलरी नहीं हम लोग काउंट करेंगे, पूरे 12 माह की सैलरी नहीं, अलग अलग पेमेंट है ना। आप पेमेंट देखनी है अलग अलग। देखो लॉ की लॉजिक ये है कि एक बंदे को जब जेब से पैसे निकाल के दे रहे हो, कितने दे रहे हो? 25 से ऊपर दे रहे हो, कम दे रहे हो? तो वो हर बंदे को तो बार बार 6,000 दे रहे हैं। तो और इसमें इंडिविजुअल पेमेंट्स जो है वो नॉट ग्रेटर देन 25 है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट्स अलाउड। तो एंटरटेनमेंट में कोई मसला नहीं है। एंटरटेनमेंट चलें आगे।
फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड 80,000. फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड 80,000 relating to vehicle obtained on lease from a leasing company. फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड, इसका मतलब है अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाल दिए हैं. तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट क्या हो चुका है? लीज वालों का इंटरेस्ट क्या करना होता है? ऐड. कॉस्ट ऑफ व्हीकल वाज 13 लाख. कॉस्ट को तो कुछ नहीं करना. डेप्रिसिएशन तो गिवन है. डेप्रिसिएशन ऑफ 260 हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस. तो इसको भी स्काई ब्लू लगा दूं मैं कलर, इंक्लूडेड. तो डेप्रिसिएशन भी शामिल है. तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस हो चुका है. इसे क्या कर दें? ऐड कर दें जी. अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट जी 260,000. ये घर जाके किया करें. कल मेरी तरफ से आखिरी न्यूमेरिकल होना है बिजनेस का, उसके बाद अब मैंने नहीं करवाने. 7-8 न्यूमेरिकल हो गए हैं अब, इसके बाद अब आपको नहीं करवाने. वो चैप्टर 19 को आप खुद ही देखेंगे सारा. चलें जी. डेप्रिसिएशन हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस. आगे चलें. लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू. इंक्लूडेड का लफ्ज क्यों नहीं लिखा हुआ? याद रखिएगा रेंटल तो टैक्स वाले माइनस करने देते हैं, अकाउंटिंग वाले तो इसे खर्चे में डालते ही नहीं. तो इसलिए यहां देखें इंक्लूड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अकाउंटिंग वाले तो इसे खर्चे में नहीं डालते ना. तो अकाउंटिंग वाले तो इसको मानते ही नहीं खर्चा, तो इसलिए किसी खर्चे में अकाउंटिंग वालों ने डाला, इसलिए इंक्लूड वगैरह का लफ्ज नहीं आ रहा. हाँ, टैक्स वाले क्या कहेंगे कि लीज रेंटल माइनस कर लो. कितने? 300. तो अच्छा, वैसे कॉस्ट दी हुई है व्हीकल की, तो इस पर टैक्स वालों का डिडक्शन डाल सकते हैं हम. टैक्स वालों का डिडक्शन रेट व्हीकल का लगा के निकालें जरा. कॉस्ट पे टैक्स वाला डिडक्शन कैलकुलेटर पकड़े. टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन हो सकता है इस स्टेटमेंट में आखिरी सफे पे टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन के रेट दिए होते, तो कॉस्ट पे आपने डिडक्शन निकाली, कितनी आई? मेरे भाई हाथ नहीं कांप गए आपके ये काम करते हुए? आपका दिल नहीं दहल गया ये काम करते हुए? कोई खुदा का खौफ करें, ये सफा भूल गया कि लीज एसेट के बारे में टैक्स वाले सेक्शन 28 में कहते हैं सिर्फ रेंटल माइनस करो, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत ही नहीं है. पागल बनाया बन गए भाई. क्यों डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे? टैक्स वाले निकालने नहीं थे. टैक्स वाले कहते हैं सिर्फ किराया माइनस करने की इजाजत है, तो टैक्स डेप्रिसिएशन निकालने नहीं, तो कॉस्ट को इग्नोर करें. इसको लाइलक कहते हैं आप लोग पंजाबी में, जिधर लगाओ लग जाए. चल यार कुएं में छलांग मारे, चल यार ट्राई तो करते हैं. हद होगी पागल, जा तू आप ही. चलें जी वापस आ जाए. हद ही होगी वैसे. जिन्होंने कैलकुलेटर पकड़े थे मैं हैरान हो रहा था, इधर बैठ के मुझे देखा भी नहीं जा रहा था उन्हें ये क्या कर रहे हैं. ओके चलें जी. और इज इक्वल टू भी दबा दिया था, अखीर उन्होंने कर दिया. लेटर भी इक्वल टू भी दबा दिया. 0.3 कर दें. 0.3 खत्म करें, फारिग करें, जल्दी करें इसको. 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा. एडजस्टमेंट को अप्लाई क्या करें, याद नहीं करना होता, जल्दी जल्दी करें. हाँ जी. अकाउंटिंग लॉस ऑन पेटेंट्स कॉस्ट कितने? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस क्या हो चुका होगा? माइनस. अकाउंटिंग लॉस बताएं. 65,000. The tax WDV of these patents at the time of at the beginning of year was, and these were sold for, ये तो इसके इस साल की अमोर्टाइजेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि WDV साल के शुरू की दे दिया है. इस साल की अमोर्टाइजेशन ये टैक्स वालों की WDV है, तो टैक्स वालों की WDV गिवन है, इस साल की अमोर्टाइजेशन निकालनी पड़ेगी. कैलकुलेटर पकड़े. कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन नहीं है.
और चाचे वो तो अमोर्टाइजेशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस दी हुई है, वो तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है। मैं तेरे से टैक्स अमोर्टाइजेशन की बात कर रहा हूं। बताएं कॉस्ट नहीं गिवन तो अमोर्टाइजेशन कैसे निकालें अब हम? भाई बेचने के साल में टैक्स वाले अमोर्टाइज नहीं करते ना। दरवाजा खोलो यार अबू बकर, ये जाएं सारे। मैं वो कैमरे की रिकॉर्डिंग ही सही होती थी, टेंशन नहीं होती है। और भाई टैक्स वाले बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करते, तो ये जवाब देना था आपने। तो कोई मसला नहीं, साल के शुरू के डब्ल्यूडीवी गिवन है, बस इसी को यूज करके हम गेन लॉस निकाल लेंगे। बेचने के साल में टैक्स वालों ने अमोर्टाइज, याद आ रहा है? वो तो फिक्स्ड एसेट होते थे, बेचने के साल में 50% वाला फैक्टर लगता था। इंटेंजिबल्स में तो याद है रूल? नहीं, ये सफे जो है ना, ये महल्ले में बांट दिया करें फाड़ फाड़ के। ये मैं दिखाता हूं सफा, ये सफा ना जाते हुए महल्ले में बांट दें। ये वाला ईयर ऑफ डिस्पोजल नो अमोर्टाइजेशन, ये महल्ले में बांट दें सफा, शायद महल्ले वालों को समझ आ जाए। तो मेरे भाई इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी गिवन है, बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब है यानी पिछले साल तक डेप्रिशिएट होता रहा है, तो इस साल हमें डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं। तो बस कंसिडरेशन पकड़ लेते हैं और इसमें से डब्ल्यूडीवी माइनस कर देते हैं। कितने लोग कहते हैं हमने सोचे बगैर भी यही किया था? आप छोड़, सोच लिया था, गुड। चलें जी, आप बताएं जी, अकाउंटिंग लॉस तो उल्टा दिया। अब टैक्स वालों का, तो टैक्स वालों का गेन कैसे निकलेगा? टैक्स डब्ल्यूडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस लेंगे ना। ये किनके वाली डब्ल्यूडीवी है? टैक्स वालों की। तो टैक्स रूल्स के मुताबिक अमोर्टाइज हुआ होगा। तो ताकि कंसिडरेशन में से टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्स गेन आ जाएगा। जबानी बताएं, 524 माइनस 430 गेन आ जाएगा। कैलकुलेटर पे फिगर निकालें, 94,000। अच्छा एक बात याद रख लें, अकाउंटिंग वाली चीजें उल्टानी होती हैं, टैक्स वाली रिकॉर्ड करनी होती है। टैक्स गेन हमेशा ऐड करना है और टैक्स लॉस हमेशा। तो फिलहाल क्या आ रहा है? टैक्स गेन जी कितने का बेचा? 524 का। डब्ल्यूडीवी क्या थी? कितना गेन आ गया? 94,000। अच्छा अब अगला काम चले। तो अकाउंटिंग वालों ने तो बेचने के साल में भी शायद अमोर्टाइज किया हो। अमोर्टाइजेशन चार्ज टू P&L अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड की हुई है, कितनी? 20। तो अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन उल्टा दें, कितनी? इसके बिल मुकाबिल टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करें, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो अमोर्टाइजे बाय बिजनेसमैन। साथ वाले से पूछें तैयार होके आना जरूरी है या तैयारी करके आना जरूरी है? ओके चलें जी, 0.3 हो गया, 0.4 खत्म हो रहा है। न्यूमेरिकल शुरू हुआ था, भी खत्म हो रहा है, बस ओवर हो रहा है। 0.4 पढ़े, फिर 5 और 6 में तो जान ही नहीं है, बस 4 एडजस्टमेंट रह गई है। ये समझ आ गई ना टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं होता। एमई हैज ओपनड अ सेल्स ऑफिस इन, ये पिंडी के साथ है दुबई? नहीं, पाकिस्तान से बाहर है आजकल, 30 जून तक पता नहीं क्या बने, फिलहाल पाकिस्तान से बाहर है। एमई हैज ओपनड अ सेल्स ऑफिस इन दुबई। इन दिस रिस्पेक्ट फर्नीचर कॉस्टिंग 850,000 with a WDV of 650 was shifted to। यार ये कौन सी वाली बीवी है और ये कौन सी वाली बीवी है? ये टैक्स वालों, प्लीज, ये टैक्स वालों की WDV है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किन रूल्स वाली WDV है? अकाउंटिंग रूल्स वाली। ये किन रूल्स वाली टैक्स, ये किन रूल्स वाली WDV है? टैक्स रूल्स वाली। और ये अकाउंटिंग रूल्स वाली। क्लियर? चलें जी, पहले ऐसा करें, आप ना मुझे सबसेक्शन 14 निकालें 22 का, पेज 134। इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स और ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान, ये इसको एक्सपोर्ट नहीं कहेंगे, इसे ट्रांसफर आउट ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, क्योंकि अपना ही दुबई में ऑफिस खरीदा है। तो एक्सपोर्ट करके किसी बाहर के बंदे को नहीं चीजें बेची, बस इधर से अपना ऑफिस खोल के चीज यहां से शिफ्ट करके उधर भेज दिया। तो
इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स और ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान अ डेप्रिशिएबल एसेट, इट विल बी अज्यूम्ड दैट बंदे ने बेच दिया कितने का? कॉस्ट का। अच्छा जी, कराएं ये शुरू कराएं। देख रहे हैं क्या हो रहा है? बजाय कैलकुलेटर पकड़ के कोई फिगर्स निकालें। हाथ दो भैया, हाथ दो भी, वाद दो भी। देख लें क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा जी चलें। वर्किंग टैक्स वालों का गेन या लॉस बताएं जी। कंसिडरेशन कितनी है यार? कितने का बेचा है? ये बेचने की प्राइस गिवन नहीं है ना, क्योंकि दुबई के दफ्तर में शिफ्ट कर दिया बस, तो किसी और बाहर के बंदे को तो बेचा नहीं। लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, तो कॉस्ट ले लें 8। ये एक्सपोर्ट वाला रूल लगेगा ना, या ट्रांसफर आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, टैक्स वालों का गेन लॉस निकाल रहा हूं, तो इधर क्या? टैक्स वालों की WDV बोले 650,000। नहीं, ये तो काउंटिंग वालों की है। टैक्स वालों की कितनी है? 610,000। यार ये तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। डिस्पोजल के साल में छाछू डेप्रिशिएट करते हैं। ये फीफी है, ये इनटेंजिबल नहीं है। और 50% का फैक्टर लगाते हैं, और 50% का फैक्टर लगाते हैं। ये किनकी वाली WDV है? कब की WDV? साल के शुरू की। तो इस साल भी डेप्रिशिएट होगा 50% फैक्टर लग के। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ओपनिंग WDV है कितनी? 610,000। इसमें से मुझे माइनस करनी चाहिए टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। किस साल की? बेचने के साल की। WDV पे रेट लगता है 610 इंटू फर्नीचर के लिए 15% इंटू 50%। क्लियर? ये कोई डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये जो WDV होगी ये डिस्पोजल के टाइम वाली होगी। मुझे गिवन कौन सी वाली WDV है? ओपनिंग WDV गिवन है। और मैंने बेचने के साल में फिक्स्ड एसेट को तो डेप्रिशिएट करना है, लेकिन ना ये काम नहीं करेंगे। ये काम नहीं करेंगे। ये काम इसलिए नहीं करेंगे, ये बात आपसे पहली दफा नहीं करने लगा मैं, न्यूमेरिकली शायद पहली दफा करने लगा हूं, थ्योरेटिकली आपसे की हुई है। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है 30 जून 21। तो ओपनिंग WDV का मतलब है फिर ये यकम जुलाई 20 वाली वैल्यू है। ये जो 6,10,000 है ना, यकम जुलाई 20 वाली WDV है। तो अगर यकम जुलाई 20 को हमारे एसेट की WDV आ रही है, तो फिर बाय तो यकम जुलाई 20 से पहले किया हुआ है। ओए डीप डाउन हुए तो बाय तो पुराने लॉ वाला किया हुआ है। तो पुराने लॉ में तो बेचने के साल में नो डेप्रीसिएशन। ओए खीर हो गई, निकालें जरा, देखी जाएगी। लुट मच गई। पेज 134 पे आए। पेज 134 पे आके जरा देखें, डेट ऑफ परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के नीचे देखें लिखा हुआ है नो एग्जांपल डन इन क्लास येट। इस बात को काट दें, नो एग्जांपल डन इन क्लास येट। अच्छा मुझे बताएं कि इफ अ पर्सन इज सेइंग कि दैट इज माय वाइफ, तो शादी हो चुकी। इफ अ पर्सन इज सेइंग दैट इज WDV, तो खरीदा पहले का जा चुका है। अगर बंदा कह रहा है कि यकम जुलाई 20 को ये WDV है, सवाल देख लें 30 जून 2021 का मैंने बनाया हुआ है। तो अगर सवाल 30 जून 21 का है तो ये WDV यकम जुलाई 20 की है। तो अगर WDV यकम जुलाई 20 की है तो पुराने सालों में क्या होता है? तो फिर क्या मैं कंफर्टेबली 100% कंफर्म विदाउट टेकिंग एनी असम्पशन कह सकता हूं कि इट इज बॉट बिफोर यकम जुलाई 20? तो इस पे पुराना लॉ लगेगा, नो डेप्रिसिएशन विल बी इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो आपको जिस तरह लॉ लग जाते हैं। वापस आ जाए, अब मजा आना शुरू है न्यूमेरिकल्स का। टैक्स WDV तो वही ले लें, क्योंकि बेचने के साल में तो जी क्या आ गया? टैक्स गेन 2 लाख। ये वर्किंग नंबर मेरे ख्याल से 2 बन रही है ना, 240,000। अच्छा यार, ये ना 4 चीजें होती हैं। पहले एक काम करवा दें मुझे,
लिख लें वैसे, इसको बेचने के साल में हमने इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया कि यकम जुलाई 20 से पहले का खरीदा हुआ है। इसको बेचने के साल में हमने इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया कि यकम जुलाई 20 से पहले का खरीदा हुआ है। इल्हाम हुआ या वाज़े तौर पे सवाल में पता चल रहा है? वाज़े तौर पे पता चल रहा है। ओके चलिए जी आगे बढ़ें। टैक्स वालों का तो निकल आया, सॉरी। अब किन का गेन लॉस निकालना है? अकाउंटिंग वालों का। बोलें, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस। जी हजरात बताएं, कॉन्सिडरेशन माइनस गेन लॉस अकाउंटिंग वालों का नहीं दिया हुआ। अच्छा चूज अकाउंटिंग WDV बोलें 650,000। अब आप देख रहे हैं इधर ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, क्या है, छोड़ें बस, उसने नहीं बताया हुआ बस। अकाउंटिंग WDV कितनी है? 650। और कंसिडरेशन कितने का बेचा अकाउंटिंग वालों की नजर में? नहीं 850 कैसे ले सकते हैं? 850 तो कॉस्ट है, और अकाउंटिंग के टीचर तो ऐसे ब्लंडर नहीं मारते। अकाउंटिंग के टीचर इंट्रो की क्लास में ऐसी बातें करने लग जाए तो बच्चे प्रिंसिपल साहब के चले जाते हैं कि कॉस्ट लिखी हुई थी उसको कंसिडरेशन लिख दिया था। वो तो टेक्स्ट में थोड़ा आपने मेरा भरम रखा है, प्रिंसिपल साहब के पास नहीं गए कि कंसिडरेशन कॉस्ट गिवन, कॉस्ट को कंसिडरेशन की जगह लिख रहे हैं। तो अकाउंटिंग के टीचर अगर ऐसा करें तो फिर तो आप बंदे लेकर चले जाएंगे। तो यार अकाउंटिंग वालों की नजर में तो ये डिस्पोजल ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने देखें इधर से एसी उठा के अगर गुलबर्ग शिफ्ट कर दें तो इसकी राइज वाले को जर्नल एंट्री नहीं करते, क्योंकि रहा तो इन्हीं की बैलेंस शीट में है ना। तो अगर हमने अपने दफ्तर से उठा के अपने ही दुबई के दफ्तर में शिफ्ट कर दिया तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग गेन लॉस। समझ आ गई बात? तो कर दो, ट्रांसफर एंट्री कर दो, लेकिन उसमें कि गेन लॉस तो रिकॉर्ड नहीं होता। एंट्री कर दो आप। नहीं पता नहीं, छोड़ो, मैं बाद में फिर बात करना ऐसी बात, ये गलत बात है। मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग आपको सिखा रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट में क्या होता है, ये एसी यहां से उठ के दूसरे कैंपस में चला जाता है। प्रिंसिपल साहब पता है कि आजकल एंट्री कर रही है, फर्नीचर इन गार्डन टाउन क्रेडिट एंड फर्नीचर इन गुलबर्ग या एसी इन गुलबर्ग डेबिट, बस। अच्छा जी, तो अकाउंटिंग वाले एसेट एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर शिफ्ट करने की कोई एंट्री नहीं करते, इसलिए सवाल में कंसिडरेशन रिसीव दी ही नहीं हुई। ओके अब 4 चीजें भाई चाहिए होती हैं हमें, वैसे सवाल में देखना 4 चीजें चाहिए होती हैं। ये मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं। हमें चाहिए होता है अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस, ऐसा ही है। वो तो ये डिस्पोजल ही नहीं है अकाउंटिंग वालों की नजर में, नॉट डिस्पोजल, ये डिस्पोजल ही नहीं है अकाउंटिंग वालों की नजर में। फिर हमें क्या चाहिए होता है? टैक्स वालों का गेन लॉस, वो गेन आया 2,40,000 का गेन आया। फिर हमें चाहिए होती है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन इस एसेट की सवाल में तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ना, अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन रेट अवेलेबल है, लेकिन अगली एडजस्टमेंट में सवाल में देख लें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है तो उसमें शायद इस एसेट की भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पड़ी हो, तो इसलिए इसमें कोई नॉट गिवन तो छोड़े पड़े, ये गिवन ही नहीं है हमें। अच्छा टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन चाहिए होती है हमें, चौथी चीज। तो वी आर वेरी लकी, टैक्स वाले ने डेप्रिशिएट नहीं करना क्योंकि एसेट पुराना खरीदा हुआ है 1 जुलाई 2020 से पहले का, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इतनी लंबी चौड़ी बहस के बाद सिर्फ एक फिगर हमें मिली है जिसे मैं येलो सिग्नल दे रहा हूं, दैट इज टैक्स वालों का गेन लॉस, वो हम न्यूमेरिकल में डाल देते हैं। अच्छा बता दें अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस क्यों नहीं उल्टाना? क्योंकि अकाउंटिंग वालों की नजर में बिका ही नहीं। अकाउंटिंग वालों के डेफिनेशन जरूर उल्टाएं, लेकिन सवाल में डेटा अवेलेबल नहीं है, नीचे शायद अकाउंटिंग डेफिनेशन पड़ी नहीं है, उसमें इसकी भी पड़ी हो, तो टैक्स डेप्रिसिएशन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में ये बेचने के साल में एसेट इसलिए नहीं डेप्रिशिएट होता कि 1 जुलाई 20 से पुराना खरीदा हुआ है, इसलिए तो 1 जुलाई 20 को इसकी WDV नजर आ रही थी। तो ये 4 बातें अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूं। अकाउंटिंग गेन लॉस नॉट अ डिस्पोजल, टैक्स गेन लॉस 2,40,000 का गेन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, टैक्स डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जी चलें आगे।
ओवर, इसको रिकॉर्ड करें। अकाउंट टैक्स वालों का गेन क्या करना होता है? ऐड। अकाउंटिंग गेन लॉस मैं उठा नहीं सकता क्योंकि अकाउंटिंग गेन लॉस आया ही नहीं, अकाउंटिंग अलग नजर में ऐसे बिका ही नहीं। टैक्स गेन बोले 240 बोले। अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें। अगली एडजस्टमेंट खुद ही पोस्ट कर दें और इनका फ्रॉम बिजनेस का टोटल भी कर दें। हाँ जी फरमाएं जी कुछ। अकाउंटिंग ऑप्शन कितनी है और टैक्स वाला ऑप्शन टोटल कर दें या कोई एडजस्टमेंट रहती है? ये रहती है। क्या करें, इसे ऐड करें लेस करें? फिलहाल क्या करें, फिलहाल बताएं वर्किंग वन में क्या करें? क्यों? देखें अगर लिखा होता ना एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स तो फिर हम क्या करते, फिर हम ऐड कर देते। क्या रॉन्गली इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस है? ये कल वाली लाइनें याद आ रही हैं? तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस। सो इस बस सिर्फ एंड पे लेस करना है, कोई डबल काम नहीं करना। याद रखिएगा एंड पे लेस कर देंगे, फिलहाल इसका कुछ ना कीजिएगा खुदा के लिए। समझ आ रही है बात? कल वाली क्लास ली थी। तो बोले ये एडवांस में इनकम टैक्स जमा करवाया, क्या इस सवाल में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या गलती से अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया या नहीं माइनस किया हुआ? तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस टोटल कर लें। इसका फिर बाद में देख लेंगे क्या करना है। क्या जवाब आ रहा है? 3948 एक और जीरो लगा दें, उसकी जान निकल जानी है मैंने कितना कमाया है। अच्छा जी, वैसे कितना खूबसूरत है सेक्शन 21 और बाकी सेक्शन। 18 लाख कमाया था, कुछ 40 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा गरीब को। क्या चीज? टोटल नहीं सही आते। हाँ इसके लिए वो 7th 8th क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके खैर है। इधर देखें जी, कोई नहीं, ये होता है। आप लोग इधर आए। न्यूमेरिकल का मुंह मिस्टर जो भी नाम है। अच्छा मैं सॉल्व पूरा सवाल नहीं कर रहा। इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी वर्किंग वन से, यही आपकी टैक्सेबल इनकम है। टैक्स आ जाएगा पेज नंबर 30 से एंड पे हजरात माइनस कर दीजिएगा एडवांस टैक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल का फेस बन गया, इससे ज्यादा मैंने नहीं कराना, आगे पढ़ाना शुरू करना है। दो बंदों का गलत सेम आ रहा है ना, तो अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ओके निकाल लें वापस सेक्शन 77। चलें 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 चलें, बैठे बैठे चलें। सेक्शन 77 ये आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था कि किराया एक्चुअल या फेयर मार्केट विच एवर इज हायर इनकम में ऐड होता है। तो सिमिलरली अगर आपने बिल्डिंग 10 लाख की कजन को बेच दी, 11 लाख की बाजार में बिकती थी, तो हायर इनकम में ऐड होगा। सेक्शन 77 कंसीडरेशन रिसीव्ड, कॉस्ट था सेक्शन 76 और ये है सेक्शन 67। द कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो consideration received on disposal of an asset shall be the total amount received and fair market value whichever is higher। ये एक अलग बात है अगली, including the fair value of any consideration received in kind।
यानी कि आप कोई चीज बाजार में बेचने जाए और बदले में कोई और चीज मिल जाए तो फिर पैसे तो नहीं मिले, तो फिर तो उस चीज की फेयर वैल्यू ली जाएगी। तो ये एक अलग बात है। मेन बात ऊपर लिखी हुई, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये जो एसेट है ना, ये सेक्शन 22 वाला भी हो सकता है डेप्रिशिएबल एसेट, सेक्शन 24 वाला भी हो सकता है इंटेंजिबल, सेक्शन 37 वाला भी हो सकता है शेयर्स, 37A वाला भी हो सकता है सिक्योरिटीज। तो ये सेक्शन 77 असल में ना इस चैप्टर का है नहीं, बिजनेस के चैप्टर का। ये सेक्शन 77 अगर आप थोड़ा सा याद करें, सेक्शन 74 था टैक्स ईयर, 74, 83 था रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये उस रिदम में चल रहा है। तो ये पूरी किताब के लिए सेक्शन है, इसलिए ये बिजनेस के चैप्टर में तो मैंने गलती से समझ लिया आप डाल दिया हुआ है, ये असल में चैप्टर 4 में होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरी किताब को डील करता है। चैप्टर 4 की चीजें आपको याद है पूरी किताब के लिए थी, हर जगह रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, हर जगह पाकिस्तान फॉरेन सोर्स इनकम की डिस्कशन होती है। तो ऊपर मैंने लिख भी दिया है, दिस सेक्शन डील्स विद कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयर भी आपने 10 रुपए वाला शेयर कजन को 9 रुपए का बेच दिया तो हायर इज 10। तो ये सारी चीजों पे सेक्शन लगता है, याद रखिएगा। ये सेक्शन सिर्फ बिजनेस के एसेट्स के साथ खास नहीं है, कोई भी चीज अगर आप बेचते हैं तो कंसीडरेशन रिसीव्ड इज हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। इस टाइम ना देखा करो, मैं भी सुबह से टाइम देखना शुरू करता हूँ 7:15 से, मैं पता नहीं आपको सिर्फ। पॉइंट 2 पढ़ें जी आगे, वेयर एन एसेट इज लॉस्ट और, तो इसमें फिर कंपनसेशन क्या होगी, इसमें हो सकता है आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाए, हो सकता है जिस बंदे ने फड्डा किया उससे आप मुकमुका कर लें, चल काट पैसे, या हो सकता है आपको कोर्ट में जाना पड़े और कोर्ट में जाके आपको केस करना पड़े फिर पैसे मिले। तो अगर आपका कोई एसेट चोरी हो गया या आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है तो ऐसी सूरत में आपने कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या लेनी है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल इंक्लूड एनी कंपनसेशन, इंडेमनिटी और डैमेजेस, फाइन वगैरह अगले से लिया आपने, रिसीव्ड बाय द पर्सन अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी और अदर एग्रीमेंट, सेटलमेंट, मुकमुका सड़क पे खड़े खड़े चल कट गड्डी दे पैसे, और जुडिशियल डिसीजन, यह बात बड़ी तो उसका कोर्ट उतार लिया आपने, कोर्ट में लेके चले गए, जुडिशियल डिसीजन। तो जी जी माइनस कर लो आप, हाँ नॉर्मल खर्चे। अच्छा जी नीचे आ रहा है, उसकी गाड़ी डैमेज हो गई थी तो उसने गाड़ी 1 लाख की बेची है और इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख आए हैं, तो टोटल बताएं कितना कंसिडरेशन बनेगा, 7 लाख। लाख तो गाड़ी बेच के आगे स्क्रैप बेच के, 6 लाख उसने इंश्योरेंस कंपनी, सारे मिल मिला के जितने भी पैसे आपको आए सारे के सारे डाल के कंसिडरेशन बनेगी आपकी, इसमें फेयर वैल्यू नहीं लेंगे। पॉइंट 3, अच्छा अगर एक एसेट बिजनेस में था और घर ले गए तो कितने का बिका, बहुत बड़ा मसला है, घर ले गए, तो इट्स कंसिडरेशन शेल बी द फेयर वैल्यू ऑन द डेट द इवेंट टुक प्लेस। और अगर अम्मी ने कहा बेटा ये चेयर है इसे बेच आओ, आपने कहा अम्मी पीछे फेंक दें, ये पीछे वाले प्लॉट में फेंक दें, एसेट इज डिस्कार्डेड, तो अज्यूम कर लिया जाएगा ये भी फेयर वैल्यू में बिक गया है। या कोई चेयर थी आपने पीछे वाले प्लॉट में फेंकने लगा तो पता चला वहां घर बन रहा है, आप छत पे फेंक गए, सीजेस टू बी यूज्ड, तो फिर समझ लिया जाएगा वो फेयर वैल्यू में बिक गया है, हालांकि आपके घर ही पड़ा हुआ है, फिर भी अज्यूम कर लिया जाएगा वो फेयर वैल्यू का बिक गया है। पॉइंट 4 कल पढ़ेंगे, 5 में आ जाए ताकि ये सेक्शन खत्म हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम्पल 10 मिनट है हमारे पास, इसको आराम से करते हैं हम। अच्छा ये एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने इश्तिहार लगाया दराज पे, दराज.com.pk पे कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं, तो वो बंदा आया लैपटॉप खरीदने के लिए आपसे, तो उसने कहा ये लैपटॉप टेबल पे पड़ा हुआ है, आपने कहा हाँ मैं लैप पे नहीं रखता, मैं अपने टेबल पे रख लेता हूं, अच्छा चलो यार ठीक है। अच्छा यार मुझे ये बताओ कि ऐसा करो दोनों ही दे दो, आपने कहा क्या चार्जर भी साथ, नहीं नहीं पागल हो, टेबल भी दे दो साथ ही, हाँ अच्छा टेबल भी दे दो। अब उसने आपको 60,000 रुपये पकड़ाया और निकल गया, लैपटॉप और टेबल लेके, मोटरसाइकिल लाया हुआ था वो निकल गया। अब आप बाद में सोच रहे हैं कि यार लैपटॉप तो कंप्यूटर था, उसमें मैंने 30% एक्शन रेट लगाया हुआ था, उसकी WDV अलग आ रही है, और टेबल फर्नीचर थी उसमें मैंने अलग एक्शन रेट लगाया हुआ था, उसकी WDV अलग आ रही है। अब ये 2 WDVयां पड़ी हैं और उधर से कंसिडरेशन इकट्ठी आ गई, तो अब हम अम्मी से कह रहे हैं अम्मी बिक गया है, कुछ हो गया है पर पता नहीं हुआ क्या है, तो दोनों चीजें कितने की बिक गई, 60, लेकिन दोनों की WDVs आपको अलग अलग हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं इसमें फिर ऐसा करें कि बाजार में से कीमत लगवा लें अलग लैपटॉप की और अलग टेबल की, और उन फेयर वैल्यूज की बेस पे अपोर्शन कर लें, ट्राई करते हैं शायद समझ आ जाए। पढ़ें एग्जांपल, इस तरह का एक दफा काम पहले किया हुआ है लेकिन वो किसी और एंगल से किया हुआ है। शाऊर, अल्लाह अकबर, क्या शाऊर है इसमें, शाऊर इज अकेला
सोल प्रोप्राइटर ऑफ शाउर एंटरप्राइज ऑन 31 जनवरी 2008 कर लें, 2018 कर लें, जो मर्जी आप समझे। ऑन 31 जनवरी 2018 शाउर सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड। क्या बेच दी? बिल्डिंग अलॉन्ग विद लैंड। जाहिर बात है, अगला बंदा बिल्डिंग लेने आया तो उसने कहा लैंड भी साथ, तो बिल्डिंग बेच दी अलॉन्ग विद कितने की? ये तो खतरे का अलार्म है, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा। 10 मिलियन में कितने पैसे? बिल्डिंग क्या है, कितने पैसे? हालांकि हमारी जो सेपरेट बुक्स हैं उनमें लैंड की कॉस्ट लग पड़ी होगी और बिल्डिंग की WD भी लग नजर आ रही होगी, ठीक है। तो लेकिन आगे उसने थोड़ा सा आसानी के लिए बता दिया है कि जिस दिन आपने बेचा है ना चीजों को, तो उस दिन बाजार में लैंड थी 3 की और बिल्डिंग थी 5 की। अलग अलग लैंड और बिल्डिंग बिक सकती थी, लेकिन आपने इकट्ठी माशाल्लाह हिम्मत करके किसी को इधर उधर की बातें करके 10 मिलियन की बेच दी। 8 वाली चीज 10 मिलियन की बेच दी। लेकिन आप अलग से अगर बेचना चाहते हैं ना, तो वो कितने की बिक जानी थी? 3 की। और अलग से बिल्डिंग बेचना चाहते, लेकिन आपकी जेब में कितने आए हैं? आपकी जेब में 3 या 5 आए हैं, या आपकी जेब में 10 आए हैं? 10 आए हैं। अब हम क्या करें? अब हम गेन लॉस दोनों का अलग अलग निकालेंगे। टैक्स वालों का गेन लॉस किस पे? बिल्डिंग पे। और टैक्स वालों का गेन लॉस किस पे? लैंड पे। अच्छा जी, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड, सही है। 20 मिलियन आया हमारे पास, 10 ईच नहीं लिखा हुआ। फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10 मिलियन ईच, तो 10 टोटल हमारी जेब में आया है। जिस तरह वो बेची थी टेबल और लैपटॉप 60,000 जेब में आया था, 10 टोटल जेब में आया है या 10 जेब में आया है? तो कंसिडरेशन में 20 तो नहीं डाल सकते हम। ओए अंदर आ। जी 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 मैं आ रहा हूं। तू भी अंदर आ, शर्म नहीं आती? जी जी मैं आ गया। इनको अंदर बुलाएं तो सेटिंग मेटिंग करें इनकी। अच्छा, जरबे कहते हैं आप इसे। अच्छा, ये दोनों की क्या है? सेल प्राइस, दोनों की सेल प्राइस है। नीचे डालें दोनों की फेयर वैल्यू। क्या आपको कुछ इससे मुश्किल काम नहीं करा, बोलने बताएं। 5 प्लस ये दोनों की सेल प्राइस, दोनों की फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 5। नीचे आप क्यों पढ़े? नीचे तो कॉस्ट वगैरह का डेटा दिया होगा। तो दोनों की सेल प्राइस, दोनों की, हमारी वाली की बताएं 6.25। चलें आगे। दोनों की फेयर वैल्यू, दोनों की एक की 3 अब आप देखें, अब आपको फीलिंग आ रही है ये 10 है, 6.25 प्लस 3.75। अब ये 10 के तौर पे गया है या 10 के तौर पे गया है? 10 के तौर पे गया। अब 10 और 10 के तौर पे नहीं गया, ये 10 के तौर पे गया, एक ही दफा गया। इसमें से क्या माइनस कर दें? टैक्स बीवी। इसमें से टैक्स वालों की WDV माइनस कर दें, और इसमें से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, क्योंकि लैंड तो लैंड है, वो डिप्रिशिएट नहीं होती। अल्लाह के सवाल में कुछ आगे दिया हो। द लैंड एंड बिल्डिंग, यहां तक नोट कर लें नोटी। जी
चले भाई, लेस वही फॉर्मूला था ना, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। तो इसको तो पारी करें आप, इसका क्या करना है? और 10 को तकसीम करना था, कर लिया। लेस टैक्स, बल्कि तू भी ऊपर आ जा, तू क्या नीचे कर रहा है? लेस टैक्स वालों की WDV, लेस कॉस्ट, क्योंकि ये तो लैंड है। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2006। 1 जुलाई 2006 को खरीदेगा। तेरा कॉस्ट ऑफ 2, सबर कर दें, आगे ना पढ़े, ये नंबर तो लेना, लैंड वाले 2, 1.75 का गेन आ गया। एंड ₹6 मिलियन, लैंड 6 की खरीदी थी। द टैक्स WDV ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अब हमें कोई WDV खुद नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि WDV के साथ क्या लिखा हुआ है? बेचने के दिन की WDV। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज गिवन है। बेचने के दिन की WDV कितनी? 5.4। एक मिनट पकड़ेंगे कैलकुलेटर, क्यों नहीं पकड़ेंगे कैलकुलेटर भाई? ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में वही मसला हो गया। ये कंसिडरेशन है 6 पॉइंट, सवाल में नहीं दी हुई थी, ये हमने निकाली है, कंसिडरेशन है। और ये क्या है? कितने हैं ये? इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ WDV। तो ये काम तो करना पड़ेगा। ये भी बीच में इसने एक्सप्लाई किया हुआ था। कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड, इसको पूरा लिखा करें, कुछ अकाउंटिंग डेफिनेशन समझ जाते हैं फिर इसको। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड। ओके बताएं, कॉस्ट बोले 6, अकामुलेटेड 6 माइनस 5.4, 0.6। where the consideration received exceed the cost. When the consideration will exceed the cost, you will hear a voice here again, so cut it 6.25। जी तुम ऐसा करो, तुम लोग डब्बे में आ जाओ। कहां लेके जा रहे हो? मैं डब्बे में डाल के, खुदा के लिए हमें डब्बे में ना डालो। चौप 5.65, तुम बाहर आ जाओ 0.6। तो मैंने बताया था ये इसके बराबर ही आता है। इट इज, ट्राई करो बोलने की, टैक्स बोल टैक्स वगैरह गेन आ गया 0.6। इसके हेड्स के ऊपर कल बहस करेंगे, किस हेड में जाना है। 0.5 पढ़ लें फिलहाल। वेयर 2 और, हाँ पेपर में लग रहे 2 ही आए, मोर आगे तो 3-4 आ जाएंगे। वेयर 2 और आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड द एक्चुअल प्राइस फॉर ईच एसेट इज, एक्चुअल तो हर एक की नहीं पता, बस 10 ही पता है। द टोटल 10 है, टोटल 10 है। द टोटल शेल बी तकसीम between the asset in proportion, मल्टीप्लाई किसे करना है? टू देयर रिस्पेक्टिव, किस दिन की? एट द टाइम। तो जो मेन बात है उसको मैं जरा ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं। पढ़े जरा मेन बात। The total यानी 10 shall be apportioned between fair values। किस दिन की? At the time of sale, at the time of sale, सेल के दिन की fair values। ठीक है, ओवर।